तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स मीन्स संसाधन के रूप में लोग। तो दोस्तों हमारा भारत एक जनसंख्या वाला देश है, लेकिन हमारे देश की जनसंख्या हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि वह एक संसाधन बन सकती है अगर हम उन्हें अच्छी एजुकेशन और हेल्थ केयर दें तो दोस्तों इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि किसी देश की जनसंख्या उस देश के लिए बोझ नहीं बल्कि एक संसाधन के रूप में देश को विकसित होने में मदद कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर की शुरुआत होती है मानव पूंजी से। तो मानव पूंजी क्या होती है कि ऐसे लोग जिनके पास काम करने के लिए अच्छी नॉलेज स्किल्स होती है, जैसे डॉक्टर इंजीनियर टीचर, इन सबको क्या बोलते हैं? मानव पूंजी। तो यार आप समझते हैं आखिर मानव पूंजी बनती कैसे है? आखिर मानव पूंजी बनने के लिए किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? मानव पूंजी के लिए दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक होती है मेडिकल केयर, दूसरा होता है एजुकेशन। यार आप खुद ही सोचो, अगर किसी को भी एजुकेशन या फिर अच्छी हेल्थ ना प्रोवाइड की जाए, क्या वो अपने लाइफ में ग्रो कर पाएगा? नहीं ना। अगर हमें मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदलना हुआ तो हमें अच्छी एजुकेशन एवं हेल्थ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऐसे एक्टिविटी जिसे करने से हमें पैसे मिलता है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। बेसिकली ये 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो दोस्तों आप समझते हैं आखिर प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? तो ये सेक्टर नेचुरल एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी, फॉरेस्ट्री, ये सब। एंड सेकेंड सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? ये मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सेक्टर होता है। इसमें हम किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं, जैसे कपड़े का निर्माण हो गया, गन्ना से गुड़ बनाना हो गया, कार की मैन्युफैक्चरिंग, पेपर बनाना, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। थर्ड है हमारा टर्शियरी सेक्टर। इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, ट्रांसपोर्ट, ये सब टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। तो दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटी को 2 तरीकों से और बांटा जा सकता है। पहला मार्केट एक्टिविटी, दूसरा नॉन मार्केट एक्टिविटी। बेसिकली मार्केट एक्टिविटीज़ का मेन उद्देश्य पैसे कमाना होता है, जबकि नॉन मार्केट एक्टिविटी केवल अपने परिवार का पालन पोषण और खुद के लिए किया जाता है, जैसे छोटे किसान जो कि केवल खुद के लिए खेती कर पाते हैं। तो दोस्तों हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है जो कई सालों से चली आ रही है, वो है डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो आपने देखा होगा कि जो घर का कामकाज होता है उसे महिलाएं करती हैं और जो बाहर का काम होता है उसको पुरुष करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जो पुरुष होते हैं उनको ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, वही काम के लिए महिला को कम पैसे दिए जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फीमेल होती है उन्हें कम एजुकेशन दिया जाता है, इससे उनकी स्किल भी नहीं इम्प्रूव हो पाती है। क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन। तो दोस्तों क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है लिटरेसी रेट, दूसरा है हेल्थ ऑफ अ पर्सन। तो आप समझते हैं आखिर लिटरेसी रेट क्या होती है, यानी कि साक्षरता दर। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि पूरी पॉपुलेशन में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं या फिर पढ़ लिख सकते हैं, उसी को साक्षरता दर कहते हैं। तो दोस्तों पहले हमारे देश की साक्षरता दर बहुत ही खराब थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे देश की साक्षरता दर बढ़ती गई। आप खुद ही देखो कि 1958 ईस्वी में हमारे देश की साक्षरता दर 18% थी, मतलब हमारी पूरी पॉपुलेशन में से केवल 18% लोग ही पढ़ते थे। लेकिन यह 1992 आते आते 52% हो गया और 1920 में यह 77% से भी ज़्यादा बढ़ गया। तो आप देख रहे हैं हमारे देश की साक्षरता दर बढ़ती जा रही है। यह हमारे और हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है और इसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान चलाया। इसमें क्या होता है कि 6 से 14 साल बच्चों के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है और उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। सेकंड मिड डे मील स्कीम। तो दोस्तों इसमें बच्चों को दोपहर के टाइम खाना दिया गया स्कूल में ही, इससे उनकी अटेंडेंस भी इम्प्रूव हुई और उनका न्यूट्रिशन लेवल भी इम्प्रूव हुआ। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने छोटे छोटे बच्चों के अलावा बड़े बच्चों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया, जिससे उन्होंने कई सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज खोले जिससे उनकी हायर एजुकेशन हो सके। गवर्नमेंट ने एजुकेशन पर भी जीडीपी को इम्प्रूव किया। 1951-52 में गवर्नमेंट ने अपनी पूरी जीडीपी का केवल 0.64% एक्सपेंड किया एजुकेशन पर और 2013-14 आते यह बढ़कर 3.3% हो गया। ये कुछ स्टेप्स थे जो गवर्नमेंट ने लिए थे एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। अब दोस्तों साक्षरता दर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जैसे पुरुष की साक्षरता दर ज़्यादा है, महिला की साक्षरता दर कम है। अर्बन एरिया की साक्षरता दर 16% ज़्यादा है रूरल एरिया से। केरला की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है जो कि है 96.2%। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है जो कि है 70.9%।
अब समझते हैं हेल्थ ऑफ अ पर्सन। तो यार जितना इम्पोर्टेंट एजुकेशन होता है उतनी ही इम्पोर्टेंट किसी इंसान की हेल्थ होती है। ये तो हम जानते ही हैं कि हेल्थ इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन हेल्थ के लिए हमारी गवर्नमेंट ने किया क्या क्या, आइए वो जानते हैं। एफर्ट बाई गवर्नमेंट टू इम्प्रूव हेल्थ ऑफ अ पर्सन। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले यही किया है कि उन्होंने कई सारे हॉस्पिटल खोल दिए, साथ में हॉस्पिटल में कई सारी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट हुआ। डॉक्टरों की संख्याएँ बढ़ा दी गई, हॉस्पिटल में बेड की क्वान्टिटीज़ बढ़ा दी गई। इसके साथ कई सारे मेडिकल कॉलेज भी खुलवा दिए गए। ये सारे स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिए थे हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो क्या इन सभी स्टेप के बाद हेल्थ में इम्प्रूव हुआ? ऑफ कोर्स हुआ, क्योंकि दोस्तों 1947 ईस्वी में किसी भी व्यक्ति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल थी, लेकिन वह बढ़कर 1921 में 70 साल से भी अधिक हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। इसका सीधा सा मतलब होता है कि किसी को जॉब चाहिए लेकिन उसके जॉब मिल नहीं रही है, तो उसी को बेरोजगारी बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी 3 तरह का होता है। पहला होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा होता है डिस्गस अनएम्प्लॉयमेंट और तीसरा होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति को पूरे साल में बस 1-2 महीने काम रहता है, फिर उसके बाद वो फ्री बैठा रहता है, उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब अपन बात करते हैं डिस्गस अनएम्प्लॉयमेंट की। डिस्गस अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए किसी खेत में 4 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम को करने के लिए बस ज़रूरत केवल 2 लोगों की है, तो एक्स्ट्रा जो 2 लोग हैं वो डिस्गस अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। एंड लास्ट है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये अक्सर शहरों में देखा जाता है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मान लो हमने अपनी लाइफ में बहुत पढ़ा, अच्छे से पढ़ाई किया, अच्छे से ग्रेजुएट किया, लेकिन उसके बाद भी हमें अगर जॉब नहीं मिल रही है, तो इसे ही एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दोस्तों अब समझते हैं आखिर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से देश पर और लोगों पर क्या क्या इफेक्ट पड़ा। इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहला इफेक्ट पड़ा, लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग होपलेस एवं डिप्रेशन में चले जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों को वो काम करना पड़ता है जो वो करना नहीं चाहते हैं। इससे वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाते हैं और इनकम भी नहीं जनरेट कर पाते हैं। एंड दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारे देश की इकोनॉमिक्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से ना लोग ग्रो कर पाते हैं और ना देश की इकोनॉमी। बेरोजगारी को कम करने के लिए हमें अच्छी स्किल्स एवं नॉलेज की आवश्यकता होती है, जिसके लिए गवर्नमेंट भी काम कर रही है। तो दोस्तों इस तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर लगता है आपको इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो यार आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और ऐसे ही क्लास 9 के और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।